ऑलराइट। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में ना। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर की वीडियोस डाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्यापम के दृष्टिकोण से। तो आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा MCQs मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ से MCQs डाउनलोड कीजिए, चैप्टर के वीडियोस को देखिए और MCQs सॉल्व कीजिए। आपके सारे चैप्टर्स छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्लियर होते चलेंगे बिना किसी डाउट के। तो आज अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में ना। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बच्चों को समझ में ही नहीं आते, जैसे कि अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, IST। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए अपन इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और अंत में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी में अपन क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से लाइन खींच सकते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब अक्षांश और देशांतर को पहले अपन समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये हमारा पृथ्वी है, ठीक ना। अब पृथ्वी में अपन 2 तरीके से लाइन खींच सकते हैं बीच से, या तो मैं एक लेटा हुआ लाइन खींच सकता हूँ ऐसे, या तो मैं एक खड़ा लाइन खींच सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये जो लेटा हुआ लाइन है इसे अपन बोलते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। ठीक है, और ये जो खड़ा लाइन है इसी को अपन बोलते हैं देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड। इन्हीं अक्षांश और देशांतर शब्द का इस्तेमाल होगा छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति को बताने के लिए और इसके विस्तार को बताने के लिए। अब देखिए, ये जो अक्षांश है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। एक ऊपरी पार्ट में, मतलब ये पूरा अगर पृथ्वी को अपन क्या देखें, एक गोल देखें, ठीक ना, तो ये लाइन जो है ये आधा आधा में डिवाइड करता है। मतलब ये गोल का आधा, मतलब गोलार्ध, गोल का आधा गोलार्ध, ठीक ना। तो ये ऊपर तरफ है, ऊपर मतलब अगर हम लोग मैप देखें तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर में है, ये हमारा दक्षिण में है, तो ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक ना। इसी प्रकार से ये भी क्या है, गोल है लेकिन आधा गोल है, तो ये गोलार्ध हुआ, लेकिन दक्षिण की तरफ है तो इसे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक ना, दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से अपन इस वाले को देखते हैं, अगर ये वाला पृथ्वी के मैप को, तो यहाँ पर से भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। अब 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में नहीं बल्कि पूर्व और पश्चिम में डिवाइड किया गया है। क्योंकि ये भी गोल है और इसका भी आधा डिवाइड किया गया है, तो ये भी गोलार्ध हुआ। ठीक ना, गोलार्ध हुआ, लेकिन ये पूर्व दिशा की ओर है तो इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और इसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध होता है और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध होता है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन अक्षांश है तो अपन ऊपर में जितना भी लाइन जाता है, क्योंकि ये बीच का है, इसके बाद ऊपर में टोटल 90 है ना, टोटल ऐसे करके 90 लाइन जाते हैं, 1 2 3 4 करके पूरा 90 जाते हैं। नीचे में -1 में जाता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके पूरे 90 आते हैं। इस प्रकार से जो ऊपर का लाइन हुआ, ऊपर अपन वाले को उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं। जैसे ऊपरी गोलार्ध में जितने भी लाइन हैं, जैसे ये सारे लाइन उत्तरी गोलार्ध के लाइन है तो इन्हें उत्तरी अक्षांश बोला जाएगा। ये दक्षिणी गोलार्ध में लाइन है सारे, तो इन्हें दक्षिणी अक्षांश बोला जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पास भी लाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पास 180 होते हैं, 1 2 3 4 करके टोटल 180 लाइन्स होते हैं। क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है इसीलिए इसे पूर्वी, और ये देशांतर में है, ठीक ना, ये देशांतर है तो इसे पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है। और यहाँ पास ये पश्चिमी गोलार्ध में भी इसी प्रकार से लाइन होते हैं, लेकिन ये माइनस में होते हैं। ठीक ना, ये पूरे माइनस में होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाएगा पश्चिमी देशांतर, क्योंकि ये पश्चिमी गोलार्ध में है। पश्चिमी गोलार्ध ये है तो पश्चिमी गोलार्ध में है, इसीलिए इसे पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा। तो आपको उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा।
ना अब एक लाइन होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? तो बेसिकली अब देखिए ये सारे जो लाइंस है ना, पहले एक मैं क्लियर कर देता हूँ, सारे लाइंस इमेजिनरी हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से समझ सकें। ऐसा नहीं है कि आप आसमान में जाएंगे तो ये तमाम लाइन आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये सारी इमेजिनरी लाइन है ताकि हम किसी भी जगह के पोजीशन को अच्छे से समझ सकें, बस। इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ बस बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा, अब ये कर्क रेखा नहीं, कर्क रेखा से पहले अपन समझते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो देखिए ये हम मैप में तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमारा भारत जो है वो इस दिशा में है। लाइन यार, ये हमारा भारत इस दिशा में यहाँ पास है, ठीक है। मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक ना। अब उत्तरी गोलार्ध में है तो इसका मतलब ये है कि ये उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा और उत्तरी अक्षांश में ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा और उत्तरी अक्षांश में ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी हिस्सा, भारत का कोई भी हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, इसलिए दक्षिणी अक्षांश नहीं आएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमारे भारत का अगर स्थिति देखा जाए इस वाली लॉन्गिट्यूड लाइन में, देशांतर वाला लाइन में, तो वो भी पूर्वी देशांतर की तरफ है। पूर्वी देशांतर इस तरफ, पश्चिमी देशांतर में नहीं है। मतलब कि ये पूर्वी देशांतर लाइन से शुरू होगा और पूर्वी देशांतर पे ही जाकर ख़त्म भी होगा, पश्चिमी देशांतर इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये बनता है, जैसे कि मैं एक और मैप ले लेता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ। ये अगर हमारा पृथ्वी है, ये अगर हमारा पृथ्वी है और ये अगर हमारा अक्षांश है और ये हमारा अगर देशांतर है, तो हमारा भारत यहाँ पास है, ठीक है। ये यहाँ पास है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। इसी प्रकार से ये पश्चिमी देशांतर है और ये पूर्वी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर में कंप्लीट लाइन आ जाएगा और ये उत्तरी अक्षांश में कंप्लीट लाइन आ जाएगा। मतलब कि ये उत्तर पूर्व में है हमारा भारत, ठीक है। तो उत्तर पूर्व पृथ्वी के किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। बस यही समझाना था, उत्तर पूर्व दिशा में है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा ना। एक और लाइन आता है, क्या होता है कि यहाँ से चलते चलते मैं आपको क्या बताया, यहाँ से लेके शुरू होता है पूरा 90 तक चलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक लाइन पड़ता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इस 23.5 डिग्री को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर या तो फिर कर्क रेखा, ठीक ना। हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। ये कर्क रेखा यहाँ से पास होता है और पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। पृथ्वी बोल रहा हूँ, भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। फिर से ये हमारा क्या है? अक्षांश है। अक्षांश हमारा ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है और 23.5 डिग्री हमारा कर्क रेखा होता है जो भारत को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और भी डिटेल में अपन आगे देखने वाले हैं। तो ये बात करते हैं फिर से। तो कर्क रेखा वो भारत होता है, कर्क रेखा वो रेखा होता है जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। कैसे करती है मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक ना। मैं आपको रेकमेंड करूँगा इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, तब जाकर अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद अगला होता है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा होता क्या है? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया देशांतर के बारे में, ये देशांतर लाइन है। तो ये देशांतर लाइन जो होती है ये हमें समय के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये हमें समय के बारे में बताते हैं। ये देशांतर रेखा जो है अलग अलग देशों से अलग अलग लाइन गुजरती हैं और ये अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम जोन तय करती हैं, ठीक ना। ये कैसे होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भारत को पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। कैसे करती है आपको बताता हूँ मैं। अब देखिए ये क्या है हमारा, इसमें तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये 23.5 डिग्री जो है ये कर्क रेखा है। क्योंकि ये हमारा अक्षांशीय लाइन है जो भारत को उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करता है ना। अगर मैं ये देशांतर लाइन की बात करूं जिसे समय रेखा भी बोला जाता है, तो हर देश के लिए एक लाइन गुजरता है, ठीक ना। इस प्रकार से टोटल 180 डिग्री में। तो ये वाला जो लाइन होता है भारतीय मानक समय रेखा IST बोला जाता है। ये IST भी भारत को बीचों बीच से डिवाइड करता है, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा में। समझ में आया? यही होता है IST, मतलब कि जो
लाइन बाय लाइन कहा जा रहा था कि भाई भारतीय मानक समय रेखा भारत को पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत दो बराबर भागों में विभक्त करती है। इट मीन्स कि कर्क रेखा उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करता है और भारतीय मानक समय रेखा पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करता है। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मतलब कि क्या हो गया कि भाई एक लाइन ऐसे डिवाइड कर रहा है, एक लाइन ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो किसी न किसी पॉइंट पर तो ये मिल रहे होंगे, बिल्कुल मिलते हैं। और ये पॉइंट पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है। और इस जगह को बोला जाता है भारत का हृदय स्थल, ठीक ना। उपरोक्त दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वो स्थल भारत का हृदय स्थल होगा। इससे वन लाइन एंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का हृदय स्थल क्या है। तो आई थिंक आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक दो बार देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपन छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा भारत है, ये हमारा अगर पृथ्वी देखें अपन, ये अगर पृथ्वी को देखें अपन तो ये हमारा ऐसे पृथ्वी है, ठीक ना। ये उत्तरी दिशा में शुरू होता है पूरा और ये उत्तरी अक्षांश में ख़त्म हो जाता है। तो अगर पूरा का पूरे भारत का पूरे के पूरे भारत का अक्षांश उत्तर से शुरू होता है और उत्तर में ही ख़त्म होता है, तो छत्तीसगढ़ भी तो भारत का हिस्सा है, इसका भी अक्षांश उत्तर से शुरू होगा और उत्तर में ही जाकर ख़त्म हो जाएगा। अर्थात कि 1746 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है छत्तीसगढ़ का बॉर्डर और फिर 24/5 उत्तरी अक्षांश में जाकर ख़त्म हो जाता है। यह है 24/5 उत्तरी अक्षांश, समझ में आ गया। 1746 से शुरू होता है और 24/5 में जाकर ख़त्म हो जाता है। इतना लंबा है हमारा छत्तीसगढ़। इसके अलावा कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा जो है वो भारत को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। ये देखिए ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये वाला, ये भारत को ऐसे जा रही है और ऐसे दो बराबर है। ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, दो बराबर भागों में विभक्त कर रही है। ये कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ की यहाँ से होकर गुजर रही है, देख रहे हैं, ये है कर्क रेखा, यहाँ से होकर गुजर रही है, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं यहाँ पास, कोरिया है, मनेन्द्रगढ़ है, बलरामपुर है, यहाँ से होकर गुजर रही है। उसी प्रकार से भारतीय मानक समय रेखा भी है। तो ये देखिए भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को बोला जाता है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक ना। अब भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भी क्या हो रही है, यहाँ से गुजर रही है ऐसे, ये देखिए, है ना। और ये छत्तीसगढ़ से पास हो रही है। ये भी भारत को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में विभक्त कर रही है, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये देखिए ये 82.5 भारतीय मानक समय रेखा जो है ये छत्तीसगढ़ से गुजर रही है और ये कर्क रेखा इधर से गुजर रहा है। दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं यहाँ पास, ये देखिए डिटेल जूम में, यहाँ पास एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये 82.5 भारतीय मानक समय रेखा, ये 23.5 कर्क रेखा, दोनों एक दूसरे ऐसे पार हो रहे हैं और ये एक दूसरे को यहाँ पास कट कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है भारत का हृदय स्थल, ठीक है। अगर विस्तार की पूछा जाए तो ये हमारा 1746 से लेकर के 24/5 उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तर लंबाई में। और अगर चौड़ाई में देखा जाए कि भाई ये कितना चौड़ा है, तो चौड़ाई में देखिए ये कितना से यहाँ से शुरू हो रहा है 84.25 पूर्वी देशांत से शुरू हो रहा है और 80.15 पे जाकर ख़त्म हो रहा है। तो 80.15 से लेकर के 84.25 ये हमारा छत्तीसगढ़ का पूर्वी देशांतर हुआ, ठीक ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरा पूर्व में है। तो आई थिंक आपको यहाँ पास कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको और ज़्यादा इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। अक्षांश तो देखिए अक्षांश के बारे में वैसे बताया, लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ। तो ये जो लाइन है ये अक्षांश हो गया। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड किया है, एक तो उत्तरी पार्ट में, एक दक्षिणी पार्ट में। उत्तरी वाले को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी वाले को दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से टोटल ये कितने लाइन होते हैं, 90 लाइन होते हैं, ठीक है। हमारा भारत है यहाँ पास पूरा उत्तरी गोलार्ध से शुरू होता है, उत्तरी गोलार्ध में जाकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है ये 1746 से लेकर के 24/5 जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। क्योंकि भारत पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। वहीं अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ये जो है यहाँ पास 23.5 को अपन उत्तरी अक्षांश करते हैं, जो भारत को उत्तरी और दक्षिणी भाग में डिवाइड करता है। ये छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ के 4 जिले कौन कौन से हैं
मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अगर कर्क रेखा की बात की जाए भारत के सेंस में, क्योंकि छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहा है तो 4 जिलों से होकर गुजरता है। पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन CGPSC में आया था कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये वो 8 राज्य हैं। अब यहाँ पर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि कर्क रेखा जब गुजर रहा है छत्तीसगढ़ से तो कौन कौन से शहर कर्क रेखा के सबसे निकट में है, सबसे नज़दीक है। तो कर्क रेखा के सबसे निकट जो है वो बैकुंठपुर है। ठीक है, कर्क रेखा के सबसे निकट बैकुंठपुर है। और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सबसे अधिक बलरामपुर जिला से होकर गुजरता है। ये देखिए, सर्वाधिक बलरामपुर जिले से और सबसे कम कोरिया जिले से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण का लंबाई अधिकतम 700 से 800 किलोमीटर है। एग्जैक्ट किलोमीटर एग्जाम में नहीं पूछता है ना, ऑप्शन में आता है। अगर आता भी है तो आप 750 कर सकते हैं। ठीक है, तो 700 से 800 किलोमीटर माना गया है। अब अंतरिम बिंदु से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। अंतरिम बिंदु क्या है? अंतरिम बिंदु का मतलब ये है कि अगर ये हमारा छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में ये सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है और ये ऊपर से सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है। तो देखिए, ऊपर में हमारा बलरामपुर है, नीचे में हमारा सुकमा जिला है। ठीक है, तो सबसे अंतिम जिला कौन सा हो जाएगा उत्तरी अक्षांश में? बलरामपुर हो जाएगा। और सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा हो जाएगा? हमारा सुकमा जिला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अंतिम गांव कौन सा है या सबसे अंतिम मोहल्ला या कोई भी जगह जो दूसरे जिले के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो बलरामपुर का जो सबसे अंतिम बिंदु है वो सुंदरी गांव रामानुजगंज है। ये बॉर्डर है। ठीक है, सबसे अंतिम 24-5 उत्तरी अक्षांश, ये है 24-5 उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार से सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है, यहाँ पास दक्षिण सबसे दक्षिण बिंदु ये है कोंटा। कोंटा जो कि बेसिकली सुकमा जिले में ही है, 1746। यहाँ पर से हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु चलता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम बिंदु, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन कौन से हैं आपको ध्यान रहना चाहिए ना। अगला बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार का मतलब क्या हुआ? लॉन्गिट्यूड, मतलब कि ये वाला लाइन जो पृथ्वी को पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में डिवाइड करता है ना। ये लाइन भी कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो 180 लाइन टोटल ऐसे होते हैं। ठीक ना, ऐसे ऐसे 180 लाइन होते हैं। इनमें से एक लाइन होता है 82.5 डिग्री। ये लाइन भारत से होकर गुजरता है और भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है, पूर्वी और पश्चिमी भारत में। ये देखिए, अगर छत्तीसगढ़ का ये विस्तार देखा जाए, ठीक ना, तो जैसे कि अभी मैंने बताया 17-5 से लेकर के 1746 से लेकर के 24-5 तक हमारा उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार से हमारा इस दिशा से लेकर के इस दिशा का चौड़ाई कितना है ये भी एग्जाम में पूछता है। तो इसे अपन देशांतरीय विस्तार से नापते हैं। देशांतरीय विस्तार में देखा जाए तो ये 80-15 से शुरू होता है और 84-25 से ख़त्म हो जाता है। छत्तीसगढ़ का विस्तार इतना ही होता है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। अब भारतीय मानक समय रेखा वो रेखा है जो भारत में समय का निर्धारण करती है। ठीक है, अगर ये हमारा पूरा भारत है तो ये 20 से एक लाइन गुजरती है। अब इस लाइन पे जो भी समय होगा वही पूरे भारत का समय माना जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम जोन माना जाएगा। अब ये लाइन कौन सा है, कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री है। ठीक है, यही 82.5 डिग्री छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है ना। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है तो कितने जिलों से होकर गुजरता है ये क्वेश्चन आता है। तो ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से हैं? सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद ना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है, ये दोनों 2 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़, दोनों गुजरते हैं, एक सूरजपुर और एक कोरिया। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ के दोनों जिले से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से हैं? सूरजपुर और कोरिया जिला। ठीक है, और ये कहाँ पास एक दूसरे को काटते हैं? कोरिया जिले में एक दूसरे को काटते हैं। आगे पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में ना। चौड़ाई के बारे में देखते हैं, छत्तीसगढ़ की चौड़ाई के बारे में। छत्तीसगढ़ का चौड़ाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये 80-15 से लेकर के 84-25 तक है। तो ये कितने किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाता है 435 किलोमीटर। ये चौड़ाई पूछता है कि भाई छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो 435 किलोमीटर है। ये CGPSC में आया भी था। ठीक है,
इसमें भी अंतरिम बिंदु है भाई। यहाँ पर हमारा सबसे अंतिम पॉइंट जो आता है वो जसपुर आता है और यहाँ पर सबसे अंतिम पॉइंट हमारा बीजापुर आता है। तो सबसे अंतिम जिला, सबसे पूर्व का जिला छत्तीसगढ़ का जसपुर है, सबसे पश्चिम का जिला हमारा बीजापुर है। अब सबसे बॉर्डर वाला पॉइंट कौन सा है, सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, तो जसपुर का गिरला है जो 84-25 यहाँ पास है, ठीक है। और सबसे पश्चिमतम बिंदु भद्रकाली भोपालपट्टनम यहाँ पर है, सबसे पूर्व का बॉर्डर बनाता है जो, ठीक है, 80-15 पर। तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होगा ना। अगला देखते हैं। अगला है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, कटान बिंदु। कटान बिंदु का मतलब ये हुआ कि भाई ये हमारा छत्तीसगढ़ है जैसे, तो छत्तीसगढ़ का ये हमारा कर्क रेखा होकर गुजरा ऐसे, और यहाँ से हमारा भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरा। ये दोनों बिंदु जो हैं एक जगह पर काटते हैं जिसे अपन कोरिया में, जो कि हमारा कोरिया जिले में है, देखिए यहाँ पर कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा कटान बिंदु कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र के बालम की पहाड़ी में स्थित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा कटान बिंदु कहाँ है या तो किस जिले में है। तो ये पॉइंट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा दोनों रेखाएं, ठीक ना, दोनों की दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ की केवल 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, जैसे सूरजपुर और कोरिया, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। लेकिन कटान बिंदु सिर्फ और सिर्फ कोरिया के सोनहत क्षेत्र के बालम की पहाड़ी में है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटान बिंदु क्या है, ठीक ना। इसमें उत्तर कोरिया है, लेकिन जो ऑप्शन दिया था CPSC के ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कोरिया दिया ही नहीं था, जिसकी वजह से इस प्रश्न को बाद में विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया। व्यापम में भी ऐसे ही होते हैं, 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, और मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि 100 के 100 अटैम्प्ट करके आते हैं, बाद में उनमें से कुछ क्वेश्चन विलोपित कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन जिनका ऑप्शन नहीं दिया होता या कुछ कुछ क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं उनको नहीं बनाना चाहिए, वरना माइनस मार्किंग होना तय होता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा था CGPSC में ही बाद में कि भाई किस जिले से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान स्थित है, किस जिले में है, तो ये कोरिया में जिले में स्थित है। ये काफ़ी आंसर है। बाद में CGPSC ने 2018 में इसी को पूछा था और 2017 में पूछा था तो ऑप्शन नहीं दिया था कोरिया को, बाद में 2018 में पूछा तो ऑप्शन दिया था कोरिया जिले को, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा ना। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा में एक तुलना देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारा छत्तीसगढ़ का विस्तार है, बस इतना ही था। इससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता। यही पूछता है कि भाई उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है कि पश्चिमी देशांतर में है, कितना डिग्री में है, उत्तरी अक्षांश है तो कितना डिग्री है, दक्षिणी अक्षांश है तो कितना डिग्री है, पूर्वी देशांतर है तो कितना डिग्री है, कितना किलोमीटर है, सबसे अंतरिम बिंदु क्या है, सबसे अंतिम जिला क्या है, उत्तर की ओर से कौन है, दक्षिण की ओर से कौन है, पूर्व की दिशा से और है कौन है, और पश्चिम की दिशा से कौन है, और किस जिले का कौन सा बिंदु सबसे अंतिम है। ये तमाम क्वेश्चन अक्सर व्यापम में पूछा जाता है। एक तुलना देख लेते हैं कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा में। देखिए हमारा गुजरने के लिए कहते हैं कर्क रेखा जो है वो 4 जिलों से होकर गुजरता है और भारतीय मानक समय रेखा 7 जिलों से होकर गुजरता है। 4 जिले कौन कौन से हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। वहीं यहाँ 7 जिलों से होकर गुजरता है तो सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, इन 7 जिलों से होकर गुजरता है। संभाग कौन कौन से हैं, तो भाई ये ऊपर के जिलों से होकर गुजरता है। अभी अपन देखें कि जो कर्क रेखा है वो ऊपर से गुजर रहा है, छत्तीसगढ़ को 2 भाग में डिवाइड नहीं कर रहा है बल्कि भारत को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी दिशा से गुजर रहा है, तो उत्तर में कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग है, तो सरगुजा से होकर गुजरता है। और जो भारतीय मानक समय रेखा ये 3 संभाग से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है, सरगुजा, बिलासपुर और एक रायपुर, ठीक है, ये हमारा रायपुर। उसके बाद कौन कौन से संभाग से नहीं गुजरता है, तो 4 संभाग से हमारा कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कौन कौन सा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और दुर्ग। वहीं हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा ये 2 संभाग से नहीं गुजरता है। कौन कौन सा है, दुर्ग और बस्तर संभाग से गुजरता नहीं है। पार्ट देखा जाए कितने भाग में, तो ये बेसिकली उत्तरी भाग, ठीक ना, समांतर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से गुजरता है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य और लगभग ऊर्ध्वाधर, मतलब कि ऊपर की ओर से मान लीजिए, ठीक ना, ये लगभग 20 से हमारे छत्तीसगढ़ के गुजरता है। कौन, भारतीय मानक समय रेखा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा ना। छत्तीसगढ़ का विस्तार का अगर अपन 1 लाइनर में देखें जो क्वेश्चन पूछता है तो ये है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल सभी को पता है 1,35,191 किलोमीटर है, ठीक ना, वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। मतलब अगर भारत का क्षेत्रफल 100% है तो उसमें छत्तीसगढ़ 4.11% का कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 9वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और
ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसके बारे में जब अपन इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जब पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में समय अंतराल ना, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में समय अंतराल का मतलब क्या है? देखिए, हमारा ये छत्तीसगढ़ है, ये यहाँ पर से हमारा क्या है, पूर्वी देशांतर है, यहाँ से भी हमारा पूर्वी देशांतर है। यहाँ पर हमारा 84 84, हाँ 84 15 और यहाँ से 80 15 84 25, ठीक ना, 84 25 80 15 ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ 84 डिग्री है, मोटा मोटी लगभग 4 डिग्री का फ़र्क है। ठीक ना, 4 डिग्री का फ़र्क है। अब देखिए होता क्या है कि एक लाइन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा क्या है, देशांतरी लाइन है, तो एक डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के समय अंतराल का होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में आपको 4 मिनट लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट, यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट, यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। इट मीन्स कि सूरज का रोशनी अगर जब इस लाइन पर पहुँचेगा और इस लाइन पर पहुंचेगा तो उसे 4 मिनट लगेगा, फिर इस लाइन से इस लाइन में पहुंचने में 4 मिनट लगेगा, फिर इस लाइन से इस लाइन में पहुंचने में 4 मिनट, फिर इस लाइन से इस लाइन में 4 मिनट, टोटल 4 मिनट का समय अंतराल होता है 1 डिग्री में। तो चूँकि भाई यहाँ पर तो 84 डिग्री है और यहाँ पर 80 डिग्री, तो मोटा मोटी 4 डिग्री हो रहा है, तो 4 डिग्री में तो हमारा लगभग 4 चौके 16 मिनट, 16 मिनट का समय अंतराल होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि सूरज का रोशनी सबसे पहले यहाँ पड़ता है और फिर 16 मिनट बाद यहाँ पहुँचता है। ठीक है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में समय अंतराल होता है वो लगभग 16 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल होता है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में समय अंतराल कितना होता है। 80 15 पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 25 पूर्वी देशांतर के बीच में समय अंतराल कितना है, तो 16 मिनट 36 सेकेंड का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में समय अंतराल के बारे में आपको पता चल ही गया होगा ना। समुद्र तल से दूरी एवं ऊंचाई ना, छत्तीसगढ़ के जो सबसे नज़दीक समुद्र है वो है बंगाल की खाड़ी, जो छत्तीसगढ़ से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखा जाए, औसत ऊंचाई का मतलब ये होता है कि भाई मान लेते हैं ये हमारा एक जगह है, ये हमारा एक समुद्र है, तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, ठीक ना, ये कितना ऊंचा है। छत्तीसगढ़ जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो हमारा 500 मीटर का है। ठीक है, और समुद्र तल से सर्वाधिक औसत ऊंचाई तो किस जिले, अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जिला कौन सा है, मतलब कि समुद्र तल से सबसे ऊंची जगह पर कौन सा है नापा जाए तो जशपुर जिला है, जो कि 753 मीटर ऊंचाई पर है। और अगर सबसे कम की बात की जाए तो सुकमा जिला है, जो कि 197 मीटर ही है। ठीक ना ना, अगला देखते हैं कि एक जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है कि भाई छत्तीसगढ़ की सबसे सर्वाधिक औसत ऊंचाई किस जिले की है या सबसे न्यूनतम औसत ऊंचाई किस जिले की है। एक क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि हमारी कैपिटल के रिगार्डिंग कि भाई रायपुर जो है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो 298.15 मीटर, ये याद रखिएगा। 298 मीटर मोटा मोटी समुद्र तल से औसत ऊंचाई पर स्थित है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब लास्ट टॉपिक बचा है संभागवार ऊंचाई। संभागवार ऊंचाई का मतलब होता है कि भाई सरगुजा जिले में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा स्थित है। बिलासपुर संभाग में, रायपुर संभाग में, बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई किस जिले की है। तो देखिए सरगुजा संभाग में जैसे कि सबसे अधिक बताया जसपुर का ही है, जसपुर सरगुजा संभाग में ही पड़ता है, 753 मीटर। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थल है। ठीक है, और अगर सरगुजा की बात की जाए तो 609 मीटर है। बिलासपुर में सबसे औसत अधिक ऊंचाई पर जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही है, 618 मीटर। रायपुर संभाग में रायपुर है 298 मीटर और गरियाबंद है 250 मीटर। बस्तर संभाग में सुकमा 197 सबसे मिनिमम है, सबसे कम, और कोंडागांव 593 मीटर के साथ सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारा चीज़ हो गया ना। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए होगा, ठीक ना, कि कैसे याद रखना है, कैसे याद नहीं रखना है इन चीज़ों को, तो उस चीज़ के लिए मैं टेलीग्राम पे एक शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो यहाँ तक तो हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। इसके टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक ना, थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर में आपको डाउट लग सकता है, वरना
काफ़ी इजी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा खास इसमें नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे अगर इसके रिगार्डिंग MCQs चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट में अगर पढ़ता हूँ, कमेंट में अगर आप बताएंगे कि हाँ भाई हमें चाहिए होगा तो हम ज़रूर इसे अपलोड करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। ऑफलाइन क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, तो अगर आपको ऑफलाइन क्लास चाहिए होगा, ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा वहाँ पास देखने को मिलेगा। जो भी हम यूट्यूब में पढ़ रहे हैं वहाँ इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा, ठीक ना। तो आप ऑफलाइन क्लास के लिए हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8982286809, या टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर हम ऑफलाइन क्लास के रिगार्डिंग अपडेट देते रहेंगे। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में।